मित्रों नमस्कार सभी को। साथियों, आप लोगों की तैयारी आप कर रहे होंगे। मेहनत हर स्टूडेंट करता है। और मेहनत को किस तरह किया जाता है साथियों, इन प्रश्नों से थोड़ा सा आप आइडिया लगा लीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और साथियों, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए कैसे लगते हैं, ताकि मुझे भी उत्साह और प्रोत्साहित मैं भी हूँ। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी पीडीएफ आपको लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा साथियों। तो साथियों, बढ़ते हैं आगे। 71 नंबर का प्रश्न है। अभी हम लोग जो है यहाँ पर आधुनिक काल के अंदर द्विवेदी युग को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने आधुनिक काल में भारतेंदु युग को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आधुनिक काल में हम द्विवेदी युग को कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं आगे साथियों। चलिए 71 नंबर के प्रश्न से आज शुरू करते हैं। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। बहुत तगड़ा प्रश्न है मित्रों, बहुत तगड़ा प्रश्न है। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। ये कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? तो साथियों, ये कथन कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा चार ऑप्शन पढ़ करके। मित्रों, देखिए, आप लोगों का साथ और आपका प्यार मुझे प्राप्त हो रहा है, और अच्छी बात है। मुझे आशा है कि जितने भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हैं, ईश्वर करे उन सबकी जॉब लगे। दूसरी बात, इन प्रश्नों से बाहर एक भी प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास का, वो किसी भी स्टेट में हिंदी साहित्य का इतिहास का पेपर दे रहे हो, तो वहां पर इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाए। ईश्वर से मैं ये कामना करता हूँ। मित्रों, कितने स्टूडेंट हैं जो रोज मेरे वीडियो को देखते हैं और पुराने वीडियो भी देख रहे हैं? तो आप जरूर कमेंट कीजिए मित्रों कि आपने कितने वीडियो अभी तक देख लिए हैं, ताकि अपन उसी स्पीड से आगे बढ़ते रहें। और आपने अगर कंप्लीट कर रहे हो, साथ के साथ में कर रहे हो, तो फिर थोड़ा और स्पीड बढ़ाई जाए। तो ये जरूर थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए। मैंने जो है टेलीग्राम चैनल पर मैं हर पीडीएफ को डालता हूँ, जब भी टॉपिक खत्म होता है पीडीएफ डाल देता हूँ मित्रों। तो चलिए पढ़ते हैं। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। बहुत तगड़ा प्रश्न है। ये कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा? पहली बात तो ये है कि वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी, साहित्य में अभिधावादी किसके लिए कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त के लिए कहा गया है। पहली बात तो ये याद रखनी है। और मैथिली शरण गुप्त के लिए किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। तो दो प्रश्न तो प्रश्न के अंदर ही बन जाते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए, मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। तगड़ा प्रश्न है भैया। दद्दा नाम से जो है मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य में संबोधित किया जाता था। उनकी कृति है भारत भारती। भारत भारती, तो भारत भारती, तो भा से 12, तो इस तरह से याद रख लेना। 12 1912, भारत भारती 1912 याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। के बाद महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। याद रखना भाई, बहुत तगड़ा प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता था? दद्दा के नाम से जाना जाता था। उनकी कृति है भारत भारती, जो 1912 ईस्वी में लिखी गई। के बाद महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो याद रखिए, राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा किसने दी थी? ठीक है, महात्मा गांधी ने दी थी मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त ने 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ करी थी। ये तगड़ी बात है भैया, याद रख लेना इन बातों को मित्रों। इन बातों को याद रख लेना। आपका दोस्त मुकेश नागर आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगा। मैथिली शरण गुप्त ने 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में, 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में, तो 12 ब्रज, 12 ब्रज इस तरह से याद हो जाएगा। कनकलता नाम से, किस नाम से? कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ करी थी। चलिए अगला प्रश्न है। 72 नंबर का प्रश्न है। कृषक क्रंदन, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है मित्रों? तो काव्य कृति है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही।
किसकी काव्य कृति है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की काव्य कृति है। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की और भी काव्य कृतियां हैं। प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी, ये गया प्रसाद शुक्ल जी की और भी रचनाएं हैं। लेकिन फेमस रचना जो है कृषक क्रंदन है साथियों, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी, ये करुणा कादम्बनी पूछ ली जाती है भैया, इसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी की कृतियां हैं मिलन 1918 में, पथिक 1920 में, मानसिक 1927, स्वप्न 1929 और कविता कौमुदी। राम नरेश त्रिपाठी जी को भी याद रखना, क्योंकि राम नरेश त्रिपाठी की भी काव्य कृतियां पूछ ली जाती है। तो मिलन 1918, पथिक 1920, मानसिक 1927, स्वप्न 1929 और कविता कौमुदी। मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर तीन राइटर की कृतियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। रंग में भंग 1909 में, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, ईशान 1917, विकट भट्ट 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णु प्रिया 1957। साथियों बिल्कुल एकदम क्रम से इनकी कृतियों को दिया गया है, थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिएगा, और लिखा हुआ है द्विवेदी युग में, आपके अच्छे नोट्स बने होंगे उनमें, तो इनमें से जो भी नहीं लिखा हुआ है उसको ऐड कर लीजिएगा। रंग में भंग 1909 में, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में, द्वापर 1936 में, जय भारत 1952, विष्णु प्रिया 1957 में लिखी गई काव्य कृति इनकी रही है। अब देखो, वो जो वहां पर दिया गया क्वेश्चन है उसके आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन बन गया। निम्नलिखित काव्य कृतियों में उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करना है। आरोही क्रम का मतलब होता है पीछे से, यानी कि, तो यहाँ पर हम लोग 1912 से स्टार्ट करेंगे, तो उल्टा चलना है अपन लोगों को, ठीक है ना। तो भारत भारती, फिर साकेत, यशोधरा और जय भारत, यहाँ पर देख लो, ये रहा यहाँ पर 1912 में भारत भारती, फिर साकेत, फिर यशोधरा और फिर द्वापर। तो भारत भारती 1912 में, ठीक है ना। छोटे से, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम की ओर बढ़ना है, ठीक है ना भाई, छोटे से बड़े क्रम की ओर बढ़ना है। अगर यहाँ पर अवरोही होता तो बड़े से छोटे की ओर बढ़ना होता आपको, तो कर लोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो कैसे याद रखते हैं, आरोही शब्द जो है अवरोही से छोटा है या नहीं है? तो अवरोही जो शब्द है उससे आरोही छोटा, आरोही जहां पर पूछता है वहां पर कम से ज्यादा की ओर बढ़ना होता है, ठीक है। और अवरोही बड़ा शब्द है तो ज्यादा से कम की ओर बढ़ना होता है, इस तरह से याद कर लो ट्रिक। तो भारत भारती 1912 में, साकेत 1931 में, यशोधरा जो है 1900, यशोधरा इसका रहा है 1932 में, और जय भारत 1952 में रहा है, ठीक है। तो 1912, 1931, 1932, 1952, तो हम लोग जो है छोटे से बड़े की ओर बढ़े हैं। तो कुछ राइटर ऐसे हैं जिनकी कविताओं के सन भी हमें याद रखने पड़ते हैं, जिनकी रचनाओं के सन भी हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि राम नरेश त्रिपाठी और जयद्रथ मैथिलीशरण गुप्त की काव्य कृतियों के थोड़े बहुत सन के साथ दी हुई है, तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए मित्रों। बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये प्रश्न यूपी टीजीटी में आया था, देखिए आप। तो बिहार टीजीटी पीजीटी में आने के पूरे चांसेस हैं। प्रकाशन के अनुसार आरोही क्रम भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932,
जय भारत 1952 में। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को आपको पता है 1912 में भारत भारती काव्य कृति के बाद में महात्मा गांधी के द्वारा इनको राष्ट्र कवि कहा गया। मैथिली शरण गुप्त की युगांतकारी रचनाएं इन्हें साहित्य जगत में दद्दा उपनाम से ये जाने जाते हैं। और आप सबको ये भी पता होगा कि ये कनक लता नाम से रचना किया करते थे बचपन में 12 वर्ष की अवस्था में। तो 1912 ईस्वी में प्रकाशित खंड काव्य भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम को अत्यधिक प्रभावित किया। इसी कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी प्रदान करी थी। साथियों, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा कि कौन से कवि थे जिनको महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान करी थी, और किसके बाद में, भारत भारती खंड काव्य के बाद में। भारत भारती, अब ये बात भी याद रखने वाली है कि भारत भारती कौन सा काव्य है, तो भारत भारती एक खंड काव्य है। सारी चीजें याद रखने वाली है। मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं रही थी है वो युगांतकारी रचनाएं इनकी रही है। ये बातें याद रखिए। भारत भारती से जो स्वतंत्रता संग्राम है वो बहुत ही प्रभावित हुआ। इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। वाह यार, कवि दिवस के रूप में किसकी जयंती को मनाते हैं हम लोग? 3 अगस्त को मनाई जाती है मैथिली शरण गुप्त। नहीं मिलेंगे आपको इस तरह के प्रश्न, गारंटी दे रहा हूं आपको मैं। कहीं पर भी ढूंढ लेना आप। कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा आपको इतनी डिटेल से उसके बारे में। 1954 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। चलिए 1974 की बात करते हैं, सॉरी 74 नंबर के प्रश्न बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी, किस कवि का उपनाम जो है हितैषी है? तो वो है जगदम्बा प्रसाद। ऐसा कवि जिसका नाम हितैषी है वो है जगदम्बा प्रसाद। जगदम्बा प्रसाद मिश्र, जन्म 1895, निधन 1957 ईस्वी, जन्म मुरादाबाद उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके उपनाम हितैषी, इनका जो उपनाम था वो था हितैषी। इनकी प्रमुख रचनाएं मात्र गीता, कल्लोलनी, वैकाली, दर्शना। तो साथियों वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन देखो कोई भरोसा नहीं है। हितैषी उपनाम जो है वो जगदम्बा प्रसाद का रहा है। अगला प्रश्न है 75 नंबर का प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास के संबंध में सही कथन का प्रयोग आपको करना है हिंदी में। इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत है। मात्रिक छंदों का कोई प्रयोग नहीं है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य, बिल्कुल राइट बात है। इसके छंदों में तुकांतता नहीं है, ये भी राइट बात है। इसमें 27 सर्ग है, ये गलत बात है। ठीक है, तो पहला और तीसरा गलत है, इसके लिए दूसरा और तीसरा राइट है। तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला काव्य माना जाता है और इसके छंदों में तुकांतता नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा मित्रों, बिल्कुल सही है। अभी देख लीजिए, इसमें पढ़ लीजिए। इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितने सर्ग के, 27 सर्ग नहीं है, इसमें 17 सर्ग है। ठीक है, तो इसमें कितने सर्ग है मित्रों? इसमें 17 सर्ग हैं, ये बात आप याद रख लीजिएगा। तो प्रिय प्रवास जो है के संबंध में सही कथन ये है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है तथा इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता आप सबको पता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी को माना जाता है। इनके महाकाव्य में कुल 17 सर्ग हैं। छंद और भाषा के संबंध में हरिवंश जी ने कहा है, भिन्न तुकांत कविता लिखने के लिए संस्कृत वृत्त बहुत ही उपयुक्त हैं। कुछ संस्कृत वृत्तों के कारण और अधिकतर मेरी रुचि के कारण इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत गर्भित है। ये कथन भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लिया करें, नोट कर लिया करें मित्रों। साथियों मतलब जबरदस्त प्रश्न है, मुझे तो बहुत बढ़िया प्रश्न लगते हैं, बहुत तगड़ी बात है इसके अंदर और आपको पढ़ना चाहिए। साथियों यार, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं कि प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आपके जो भी ग्रुप बने हुए हैं फेसबुक पर, कहीं पर भी आप जरूर शेयर कीजिए साथियों। आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है ना? चलिए 76 नंबर का प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो जन्म काल के अनुसार सही क्रम होगा साथियों, सबसे पहले जो आएगा वो श्रीधर पाठक आएंगे, फिर इसके बाद में अयोध्या सिंह उपाध्याय तो पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। इसके बाद में गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, नहीं ये दूसरे नंबर पर आएंगे। ठीक है, ये चौथे नंबर पर आएंगे।
और इसके बाद में गया प्रसाद शुक्ल स्नेही पहले नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले श्रीधर पाठक को रखेंगे, इसके बाद में अयोध्या सिंह उपाध्याय को रखेंगे, इसके बाद में गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को रखेंगे, इसके बाद में राम नरेश त्रिपाठी को रखेंगे। तो ये बन जाएगा अपना 2 4 1 3। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर, हाँ ये रहा पहले नंबर पर 2 4 1 3। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ जन्म काल लिखे हुए हैं, श्रीधर पाठक का 1858 में, अयोध्या सिंह उपाध्याय का 1865 में, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का 1883, राम नरेश त्रिपाठी का 1889 में इनका जन्म हुआ था साथियों। ये कुछ मुख्य कवि हैं द्विवेदी युग के, तो इनके जन्म काल आपको याद होने चाहिए। मैथिलीशरण गुप्त का भी जन्म काल आपको पता होना चाहिए साथियों। जन्म काल तो लगभग सबका याद कर ही लीजिए। अगला प्रश्न है 77 नंबर का प्रश्न। हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। यहाँ देखिए, सामंत समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चार दीवारी में कैद होती हैं। कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं पूछ रहा है। तो सामंती समाज में बिल्कुल सही बात है, स्त्रियां जो है मर्यादा के नाम पर घर की चार दीवारी में ही कैद होती है, बिल्कुल सही बात है। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं, यह भी सही बात है। किसान राज समाज में अधिक सुखी हैं, ये भी सही है। तो तीनों सही है, लेकिन अब जब तीनों सही है तो एक गलत होगा इससे, तो डी ऑप्शन इसका गलत है। राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है 78 नंबर का प्रश्न है साथियों। उर्मिला का ये जो विचार है, राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, सही नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्ति जो है मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा रचित है, साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग में लिखी गई है। चलिए, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। बहुत तगड़ी पंक्ति है मित्रों। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के जो रचनाकार है वो कौन है? श्रीधर पाठक है साथियों, श्रीधर पाठक। ये पंक्तियां याद रख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी पंक्तियां लगी है। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है श्रीधर पाठक जी ने, और ऐसा ही हर इंसान को होना चाहिए। तो श्रीधर पाठक जी 1886 ईस्वी में श्रीधर पाठक द्वारा गोल्ड स्मिथ रचना हर्मिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद एकांतवासी योगी नाम से किया। 1886 में श्रीधर पाठक ने, साथियों मैंने ये पढ़ा है कि इन्होंने इसका अनुवाद ऐसे ऐसे किया, लेकिन कब किया ये बात मेरे अभी तक मेरे इसमें नहीं आई थी। तो 1886 में श्रीधर पाठक जी के द्वारा गोल्ड स्मिथ की रचना, किसकी रचना थी? गोल्ड स्मिथ की रचना थी हर्मिट। जो गोल्ड स्मिथ रहे हैं उनकी रचना थी हर्मिट, और का जो है खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किसने? श्रीधर पाठक जी ने एकांतवासी योगी नाम से किया है। मित्रों याद कर लेना, इस बात को लिख लेना, आ जाता है इसका प्रश्न। ये पंक्तियां इसी रचना से अवतरित की गई है। शेष तीनों नाम अंबिका दत्त व्यास, राम नरेश त्रिपाठी और हरिओद ये असंगत है। तो श्रीधर पाठक जी की पंक्तियां हैं, और ये 1886 में जो है गोल्ड स्मिथ की रचना थी हर्मिट, उसका खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद श्रीधर पाठक जी ने किया था एकांतवासी योगी नाम से, वहां से ये पंक्तियां ली गई है। 79 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रत्नाकार की नहीं है? बताइए कौन सी रचना है जो है रत्नाकार की नहीं है? आप सबको पता है? पहले तो बताइए रत्नाकार का पूरा नाम क्या था। ठीक है, तो सुंदरी तिलक क्या नाम है? पहले तो मुझे कमेंट करके बताइए, रत्नाकार जो लिखा है उसमें पूरा नाम का क्या है भैया? सुंदरी तिलक जो है रत्नाकार की रचना नहीं है। देखो आप
रत्नाकर नाम दिया है। कैसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं भैया, डीएसएसबी टीजीटी फीमेल के अंदर आया है ये। पढ़ लो, रट लो मेरे मित्रों, काम आएगी आपके। आप पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में कोई भी कंपटीशन दे रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी साहित्य का इतिहास जहां पर भी आता है ना, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, इससे बार अगर आपका एक भी प्रश्न चला जाए ना, तो देख लेना, मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको जब आपका पेपर आएगा। तो ये देखिए, ये इस नंबर पर ये प्रश्न है और इस काल का प्रश्न है, देख लेना आप खुद भी। तो सुंदरी तिलक जो है रत्नाकर, मैं बता देता हूँ, जगन्नाथ दास रत्नाकर ये लिखा हुआ जी की रचना इसमें नहीं है। ये घनानंद की कविताओं का संकलन है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संकलित किया। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी काल के रचनाकार हैं। इनका जन्म 1866 में हुआ। गंगा अवतरण 1927 में, उद्धव शतक 1929 में, हिंडोला 1894 विराष्टक आदि रत्नाकर जी की काव्य कृतियां रही हैं मित्रों। चलिए अगला प्रश्न है 80 नंबर का। पथिक किसका काव्य संग्रह है? जो पथिक है वो सबको पता है, राम नरेश त्रिपाठी जी का, पहले आ चुका है ये। हाँ हाँ, गलत मत समझ लेना भैया। तो पथिक जो है और 1920 में लिखा गया काव्य है, काव्य संग्रह है, और ये राम नरेश त्रिपाठी जी का काव्य संग्रह है। ठीक है। मिलन 1918 में लिखा, पथिक 1920 में लिखा, ये याद कर लेना चारों के चारों। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मिलन 1918, पथिक 1920, मानसिक 1927, स्वप्न 1929, इनके सन भी याद कर लेना। आएंगे, आएंगे ये प्रश्न इस तरह के। तो मिलन 1918 में, पथिक 1920 में, मानसिक 1927, और स्वप्न जो है 1929 में लिखा गया है, लिखे गए काव्य संग्रह है किसके? राम नरेश त्रिपाठी जी के। ये पथिक तो मैंने अनेक जगह पर पूछते हुए देखा गया है भैया। पथिक किसका काव्य संग्रह? राम नरेश त्रिपाठी जी का काव्य संग्रह 1920 में लिखा गया है। और इनके द्वारा जो 4 काव्य संग्रह लिखे गए वो दे दिए यहाँ पर, ये लो देखो। मिलन 1918, और पथिक 1920, मानसिक 1927, स्वप्न 1929। कैसे याद करोगे? अरे मिलन हुआ पथिक का मानसी के साथ स्वप्न में, मिलन हुआ पथिक का मानसी के साथ स्वप्न में। याद हो जाएगा ना, 1918, 1920, 1927, 1929। ठीक है मित्रों, याद कर लीजिएगा। थोड़ी सी मजाक कर लेता हूँ यार आप लोगों के साथ, क्योंकि देखिए हर किसी को मेहनत करनी चाहिए। समय बार बार नहीं आता, वैकेंसीज बार बार नहीं आती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास, अरे बाप रे, ये प्रिय प्रवास तो जो है ना खतरनाक ही भैया। प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? सबको पता है, पढ़ लिया हम लोगों ने, खड़ी बोली में लिखा गया है। और हरिहोद जी का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद जी का है, यहाँ पढ़ लीजिए। प्रिय प्रवास जो है 1914 में लिखा गया, 17 सर्ग है। कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का इसमें वर्णन है। ये है तगड़ी बात। क्या खतरनाक बात रखी है यार, मजा आ गया। प्रिय प्रवास जो है 1914 में लिखा, 17 सर्ग है, और इसमें क्या लिखा है? कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान का वर्णन है। कृष्ण जो है वो बचपन से कहाँ जाते हैं? मथुरा प्रस्थान करते हैं, वो इसमें लिखा गया है। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिवोध जी का पारिजात, 1937 में लिखा। इसमें 15 सर्ग हैं। आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का इसमें वर्णन है। तीसरा है वैदेही वनवास, 1940 में लिखा। 18 सर्ग हैं। राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। तो वैदेही भगवान जो माँ सीता है, तो वैदेही जहां पर भी आ जाता है वहां पर राम जी की बात हम करेंगे, राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा। पारिजात में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन। प्रिय प्रवास में कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। प्रवास किया भगवान कृष्ण ने बचपन में मथुरा प्रस्थान तक। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली हिंदी का, खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका सर्वप्रथम नाम वज्र वज्र ब्रजांगना विलाप था। अरे ये पढ़ लो, ब्रजांगना विलाप। नहीं मिलेंगे जिनको ये वीडियो नहीं मिला, नहीं मिलेंगे, मैं बता देता हूँ। हरिओद को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है, ये रही ना बात।
जो हरिओध है उनको डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा? आधुनिक काल का सूरदास कहा है। बहुत तगड़ा प्रश्न है यार, बहुत तगड़ा प्रश्न है भैया। आनंद आ गया इस प्रश्न को पढ़ करके। तो 82 नंबर का प्रश्न है, बहुत तगड़े प्रश्न है यार, मैं तो पढ़ के खुश हूं, तो आप लोगों को और मजा आ रहा होगा। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? उज्जड़ ग्राम। किस, कौन सा? उज्जड़ ग्राम जो अनुवाद है वो ब्रज भाषा में श्रीधर पाठक के द्वारा किया गया था। अब देखें यहाँ पर किस किस का अनुवाद कैसे कैसे किया श्रीधर पाठक ने, एक प्रश्न यहाँ से आता है। चलिए, श्रीधर पाठक ने उज्जड़ ग्राम का अनुवाद ब्रज भाषा में किया। श्रीधर पाठक द्वारा किए गए अनुवाद यहाँ पर है। पहले नंबर पर बात करते हैं, एकांतवासी योगी 1886 में गोल्ड स्मिथ की रचनाएं हर्मिट को खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया। गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट को खड़ी बोली में अनुवाद किया था श्रीधर पाठक ने एकांतवासी नाम से 1886 में। ठीक है। नंबर 2 पे बात करते हैं, उज्जड़ ग्राम नाम से 1889 में गोल्ड स्मिथ की रचना थी डेजर्ट विलेज। इसका अनुवाद ब्रज भाषा में किया था श्रीधर पाठक ने 1889 में उज्जड़ ग्राम से। ठीक है। अगला है शांत पथिक 1902 में गोल्ड स्मिथ की रचना है ट्रेवलर। कौन सी रचना? ट्रेवलर, जिसको खड़ी बोली में हिंदी में अनुवाद किया था श्रीधर पाठक ने। तो ये तीनों चीजें आप अच्छे से नोट कर लीजिए आपके रजिस्टर में, अगर नोट नहीं हो रही है तो। मित्रों, आपने जो प्यार दिया है इन प्रश्नों को, मेरे वीडियो को, मैं दिल से सलाम करता हूं, आपके सामने नतमस्तक हूं आप लोगों के सामने, कि आप को जिसको भी ये वीडियो मिला है उसने हमेशा इन वीडियो को सराहना करी है कि सर बहुत बढ़िया प्रश्न है, पीडीएफ भेज दीजिए। साथियों, जब भी टॉपिक पूरा होता है मैं पीडीएफ भेज देता हूं, तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो आप निश्चित रहिए मेरे साथ में हमेशा, कभी आपके साथ बुरा नहीं करूंगा। मेरी कोशिश है मैं आपका सिलेबस पूरा कर दूंगा, हिंदी साहित्य के इतिहास का और ग्रामर का। हिंदी से रिलेटेड जो भी सिलेबस होगा पूरा मैं आपका करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। बस जुड़ जाइए आप चैनल से। और अगर पहली बार आप वीडियो मिलता है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार मित्रों, ठीक है? ताकि मेरे को भी थोड़ा सा लगे यार मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मित्र मेरे साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर का प्रश्न है, देखेगा, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के, ये उज्जवल शब्द याद रख लेना भैया, डबल जा आता है आधा, चरित्र के अंकन के लिए मैथिली गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना करी थी? गौतम बुद्ध की पत्नी, ठीक है, यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा, अगर आपको गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं सकते। तो गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना करी थी? यशोधरा ग्रंथ की रचना करी थी। तगड़ा प्रश्न है भैया। 1932 में यशोधरा ग्रंथ की रचना करी। मैथिली शरण गुप्त ने गीति नाट्य शैली पर इसकी रचना करी थी। किस शैली में लिखा गया? गीति नाट्य। इसमें महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा की उदात स्थिति का चित्रण है। इसकी एक पंक्ति यहाँ है, सिद्ध हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। मतलब वो चले गए थे, छुप करके गए थे, तो ये बात इस पे लिखी गई है, सिद्ध हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ी व्याघात। ये तो यशोधरा कहती है महात्मा बुद्ध जी के लिए। अगली बात है, गुप्त जी ने साकेत 1931 में महाकाव्य लिखा। इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला था। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्य गुरु माना था। तो याद रखना, मैथिली शरण गुप्त ने अपना साहित्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना है। इनके अन्य रचनाएं भारत भारती, झंकार, द्वापर, जयद्रथ वध और रंग में भंग, ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं रही है मित्रों। अगला प्रश्न है 84 नंबर का, मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है? जो मनोविनोद भाग है वो किसकी रचना है? 1, 2, 3 ये श्रीधर पाठक जी की रचना है। याद रखे, बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों। तो मनोविनोद 1882 में 1, 2, 3 श्रीधर पाठक का ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है। ये क्वेश्चन याद रखने वाला है कि प्रथम स्वच्छंदतावादी कौन है खड़ी बोली के? तो वो श्रीधर पाठक ही थे, जिन्होंने स्वच्छंदता के साथ भी स्वतंत्रता के साथ रचना करी, वो श्रीधर पाठक ही हैं खड़ी बोली में लिखने वाले। इनका कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी में ब्रज भाषा में रचित अन्य मौलिक काव्य भी रहा है।
अगला प्रश्न है हल्दी घाटी। ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार जो है पेपरों में देखा है कि हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। ठीक है, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। और श्याम नारायण पांडे जो है द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। हल्दी घाटी जौहर 1945 में इनका महाकाव्य है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी कौन से कवि हैं? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है इनको। किस नाम से? एक भारतीय आत्मा के नाम से इनको जाना जाता है। मित्रों, यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं अब। 86 नंबर का प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया? ये तगड़ा प्रश्न है और आपको आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देना है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? इस प्रश्न का आंसर जो बंदा दे देगा, ये सोचिए वो तैयारी कर रहा है बहुत तगड़े इससे। मित्रों, आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं बता रहा हूँ, बार बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां मिल जाएगी। दूसरी बात साथियों, आपका प्यार हमेशा मेरे साथ है, आपकी मेहनत आपके साथ है। निश्चित रूप से ईश्वर आपको सफलता प्रदान करेगा, आप मेहनत करते रहिए। आपको प्रश्न कैसे लगे, आप इसको जरूर मुझे बताइए, कमेंट जरूर कीजिए मित्रों। और आप अपने ग्रुप पर, फेसबुक पर, जहां पर भी शेयर कर सकते हो वहां पर जरूर इस वीडियो को शेयर करें। साथियों, जो पहली बार जुड़ता है साथियों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, कर लीजिए रे सब्सक्राइबर यार। ठीक है, चलिए मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।